students, today we talk about the what is the cyber crime and what are the laws exist in India. uh, अगर हम कोई साइबर क्राइम करते हैं मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ़ कंप्लेंट कर दे तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वैन हैं, इलीगल्स हैं इंडिया में, और ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो इसमें आप देखिए, साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेज कंप्यूटर डिवाइस एंड इंटरनेट इज़ नॉन एज द साइबर क्राइम। वो क्राइम जो इन्वॉल्व्स होता है कंप्यूटर डिवाइस का यूज करके और इंटरनेट का यूज करके इज़ नॉन एज दी साइबर क्राइम। उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कैन बी कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। एक साइबर क्राइम किसी एक के खिलाफ भी किया जा सकता है और किसी ग्रुप के खिलाफ भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी किया जा सकता है। साइबर क्राइम कैन बी कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और ग्रुप। इट कैन आल्सो बी कमिटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है। इसका इंटेंडेड क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता था कि हार्म समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना या फिज़िकली हार्म करना और मेंटली हार्म करना, ये इसकी इंटेंशंस होती हैं साइबर क्राइम की। तो यही लिखा हुआ है इसमें नेक्स्ट लाइन में भी, साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम वेयर a computer is the object of the crime or it's used a tool to commit an offense। क्राइम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल का भी यूज़ करते हैं। इसमें कंप्यूटर का, लैपटॉप, मोबाइल, ये मतलब पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं इनके थ्रू, और इंटरनेट के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़, वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। तो ये इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग पॉइंट से, तो सबका पर्पज़ ही एक ही है। अब कैटेगरी क्या होती है साइबर क्राइम की, आप देखिए इसमें कैटेगरी डिवाइडेड है। दे आर 3 मेजर कैटेगरी दैट साइबर क्राइम फॉल्स इनटू। इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, ये किसी प्रॉपर्टी, एंड गवर्नमेंट के लिए हो सकता है ये साइबर क्राइम। तो 3 लेवल देखिए। प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है, दिस इज़ सिमिलर टू रियल लाइफ इंस्टांस ऑफ criminal illegally possessing an individual's बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये जो रियल टाइम में जैसे होते हैं कि कोई किसी का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासवर्ड उसको मिल जाता है और वो उसका यूज करता है, इसी टाइप से ये प्रॉपर्टी उसका पर्सनल है, तो उसमें ऐसे डेटा को हैक करके और उसकी चीज़ों को यूज करना, उसके डेबिट कार्ड को यूज करना, क्रेडिट कार्ड को यूज करना, बैंक की डिटेल्स को यूज करके मनी को ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? प्रॉपर्टी साइबर क्राइम के अंतर्गत आएंगी। इसमें लिखा हुआ है दी हैकर्स स्टील्स अ पर्सन सब बैंक डिटेल्स टू गेन एक्सेस टू फंड्स, मेक परचेज ऑनलाइन परचेज कर सकता है, कोई स्कैम कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसके आएंगी? प्रॉपर्टी साइबर क्राइम के अंदर। सेकंड है इंडिविजुअल क्राइम। इंडिविजुअल में दिस कैटेगरी साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स वन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटिंग मालसियस और इलीगल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। इलीगल इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो इंडिविजुअल में आते हैं, दिस कैन इंक्लूड साइबर स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्नोग्राफी एंड ट्रैफिकिंग। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? इंडिविजुअल के अंतर्गत आएंगी। अब गवर्नमेंट में कौन एक्टिविटीज़ आएंगी? दिस इज़ द लीस्ट कॉमन साइबर क्राइम बट इज़ द मोस्ट सीरियस ऑफेंस क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई क्राइम करते हैं हम, तो वो क्या हो जाए? नॉन एज दी साइबर टेररिज्म। गवर्नमेंट साइबर क्राइम इंक्लूड्स हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट। आपने देखा होगा कुछ हैकर्स होते हैं, क्या करते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट को ही हैक कर लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं? इलीगल इन्फॉर्मेशन का फ़्लो करते हैं, जो अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो फ़्लो करते हैं। तो ये सारे केसेस किसके अंतर्गत आएंगे?
साइबर क्राइम के अंतर्गत आएंगे। किस टाइप का साइबर क्राइम? गवर्नमेंट साइबर क्राइम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। ये एग्जांपल दिया हुआ है साइबर क्राइम का, आपको देख आपने एक रैनसमवेयर एक वायरस आया हुआ था पहले, तो उसके बारे में आप सुना होगा। आई थिंक 2007 या 17 में आया था, इसमें हम देखेंगे उसको। ये एग्जांपल दिया है, याहू वाज द टारगेट वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक्स इन साइबर क्राइम हिस्ट्री। इट्स confusing how it happened through the company announced in September that it had been targeted and attacked 2014 and 500 million accounts including name, email address, dates of phone numbers were compromised। 2014 में ये अटैक हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि 5 मिलियन अकाउंट्स हैक कर लिए गए थे लोगों के, जिसमें नेम, ईमेल एड्रेस, डेटा हैक कर लिया गया था। ये सब हैक हो गए थे। फ्यू मंथ्स लेटर एक अनदर अटैक हुआ था 2013 में बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ हैकर्स नियरली बिलियन अकाउंट्स विच इंक्लूडेड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। तो उन्होंने पासवर्ड और सिक्योरिटी आंसर को हैक कर लिया था। The most patent threat today though is ransomware। ransomware को हमने देखा 2017 में ये आया हुआ था। वन क्राई ransomware अटैक बात करेगी उन मंथ मई 2017 इन्फेक्टेड अप्रॉक्सीमेट 3 लाख कंप्यूटर्स इन 150 कंट्रीज। सारी कंट्रीज में ये आया हुआ था। इन ईच केस ये इट डिमांडेड पेमेंट ऑफ $300 to 600 अनलॉक डेटा इट हैड इनक्रप्टेड। जो रैनसमवेयर सॉफ्ट वो आया था वायरस, तो वो क्या करता था, सारी कंट्रीज़ में डेटा को क्या कर देता था, इनक्रिप्ट कर लेता था। तो इनक्रिप्ट करने और उसको डिक्रिप्ट कोई कर ही नहीं सकता था, तो डिक पर डिक्रिप्शन के लिए वो $300 to $500 की डिमांड करते थे हैकर्स जो थे। तो इस टाइप के चीज़ें भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉज क्या होते हैं। साइबर क्राइम तो पढ़ चुके हैं, अब साइबर लॉज क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लीगल इशूज रिलेटेड टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली साइबर स्पेस। एक लीगल टर्म यूज किया गया है कम्युनिकेट करने के लिए, कहाँ पे? साइबर स्पेस में। दैट इज़ अ साइबर स्पेस हमें पता ही है इंटरनेट होता है। इट इज़ लेस डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ लॉ इन द वे ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट आर इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ मैनी लीगल फील्ड्स इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ आ जाती है इसके अंदर, प्राइवेसी लॉ आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लॉ, jurisdiction law। In essence, cyber law is attempt to integrate the challenge presented by human activities on the internet with the legacy system of law applicable to the physical world। तो एक साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर लॉज बनाए गए हुए हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे लॉज आ जाते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, प्राइवेसी लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जुडिशरी। ये सारे इसके अंदर साइबर लॉ के अंदर एकत्रित किए गए हैं और इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। वाई साइबर लॉ इन इंडिया, वो क्यों ज़रूरत पड़ी साइबर लॉ की, वो तो आप देख ही लिए होंगे कि साइबर लॉ क्यों चाहिए। व्हेन इंटरनेट वाज डेवलप, जब इंटरनेट डेवलप किया गया था, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेट, जिन्होंने इंटरनेट डेवलप किया था, उनको नहीं पता था कि इंटरनेट के थ्रू कई सारी मिसयूज्ड इंटरनेट का मिसयूज किया जाएगा, किसके लिए? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड विच रिक्वायर्ड रेगुलेशंस, जो उनके लिए फिर हमें बाद में रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ये उस टाइम पे आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ होता गया, बढ़ता गया सब जगह पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके थ्रू कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाने लगी, तो जिनको रोकने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाने पड़े। इनको रेगुलेशंस को ही हम साइबर लॉ कहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ इंडिया में भी हुई, तो इंडिया में भी साइबर लॉ की ज़रूरत हुई, इसलिए ये साइबर लॉ इंडिया में आया, एग्जिस्ट किया गया। तो इसको आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को।
इम्पोर्टेंस तो हमने बताई थी, क्या इम्पोर्टेंस है जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए। उसके बाद एक एक्ट बनाया गया है 2000 में, आईटी एक्ट 2000। इसको हम पढ़ेंगे। आईटी एक्ट 2000 होता क्या है और क्यों बनाया गया। ये ई कॉमर्स और ई गवर्नमेंट्स, आप जानते होंगे ई कॉमर्स क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे वेबसाइट हुई, अमेज़न हुई, फ्लिपकार्ट हुई, ये कौन है, ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। इनके थ्रू क्या होता है, होम डिलीवरी होती है। तो इन चीज़ों में भी कई टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, तो इनके लिए भी रेगुलेशंस बनाना ज़रूरी था, इसलिए आईटी एक्ट 2000। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की भी चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो चुकी हैं, तो वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इसको नाम दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दिस लॉ हाउएवर डिड नॉट कवर स्पेसिफिक कंप्यूटर और इंटरनेट क्राइम्स। ये लॉ शुरू में जब बनाया गया तो ये कहीं कहीं फील्ड, कुछ फील्ड कवर नहीं करता था, जैसे सेक्सुअली इम्प्लिसिट मटेरियल। ये पब्लिश कोई कर रहा है तो ये इस लॉ के अंतर्गत नहीं आया था। वेवरिज्म, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आया था। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी नहीं। लीकेज ऑफ डेटा कोई कर रहा है, ई कॉमर्स फ्रॉड कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस कर रहा है। तो ये आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत नहीं आते थे, इसलिए एक नया एक्ट अमेंडमेंट किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इन सारे फील्ड को कवर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया 2008 में। हाँ, ये हमने बात की। देयर इज़ दस अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स हु वर्क इन द यूजेज ऑफ लॉफुल टेक्नोलॉजी। इनके लिए प्रोफेशनल चाहिए होते हैं साइबर लॉ को जानने के लिए। दी साइबर लॉ इंडियन परस्पेक्ट एड्रेस दी राइजिंग कंसर्न ऑफ साइबर स्पेसेस। कोई पता है इंटरनेट पे लीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बनाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर 2008 आया, और ऑल एप्लीकेबल ऑर्डर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमने इसमें जाना कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है, और साइबर लॉ की इंडिया में क्या ज़रूरत पड़ी। उसके बाद आईटी एक्ट क्या होता है, आईटी एक्ट 2000 क्या होता है, आईटी एक्ट अमेंडमेंट क्यों किया गया, 2008 लाया गया। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ और लॉ होते हैं, जैसे कॉपीराइट लॉ होता है, और डाउनलोडिंग। हम हर चीज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें इलीगल होती हैं, उनको डाउनलोडिंग करना एक ऑफेंस होता है, और उस पर आपको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन चिल्ड्रन को ये चीज़ें कुछ पता नहीं होती, पनिशमेंट भी हो सकता है, जैसे इसमें लिया हुआ है। कॉपीराइट और डाउनलोडिंग है मेजर इशू बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट नो कॉपीराइट पॉलिसीज। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको नहीं पता रहते है कि कॉपीराइट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, और हम क्या डाउनलोड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। दे ओनली ट्राई टू सर्च व्हाट दे नीड। वो चीज़ सर्च करते हैं जो उनको चाहिए, एंड डाउनलोड करते हैं फॉर देयर पर्पजेज, अपने पर्पज़ के लिए उनको डाउनलोड करते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद ये साइबर इथिक्स के अंतर्गत आ जाता है डाउनलोडिंग, मतलब बट एन अंडरस्टैंडेबल एंड एज अप्रोप्रिएट लेसन और कुड हेल्प चिल्ड्रन। मतलब अगर उनको नहीं पता है कि क्या कॉपीराइट है, कौन सी चीज़ कॉपीराइट नहीं है, तो कॉपीराइट जो चीज़ें होती हैं उनको हम डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत आती हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉज होते हैं। इसके बाद हम कॉपीराइट लॉ हो गया, इसके बाद हम पेटेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि पेटेंट लॉ होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि पेटेंट लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। पेटेंट लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये एक ब्रांच है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब पार्ट है उसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत आता है, जो डील करता है विद न्यू इन्वेंशंस। अगर कोई नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उनके साथ डील करता है। ट्रेडिशनल पेटेंट प्रोटेक्ट टेंजिबल साइंटिफिक इन्वेंशंस। कोई भी नया साइंटिफिक इन्वेंशंस होता है उनको प्रोटेक्ट करता है।
सच एज कैसे सर्किट बोर्ड्स, कार इंजन्स, हीटिंग कॉइल्स और जिपर्स, ये जो ट्रेडिशनल थे। हाउ ओवर टाइम पेटेंट्स हैव बीन यूज टू प्रोटेक्ट broader variety of inventions such as coding algorithm, business practices और genetically modified organism। पहले ट्रेडिशनली जो होती थे पेटेंट लॉ, वो सिर्फ कवर करते थे हमारे साइंटिफिक इन्वेंशन जैसे कि सर्किट बोर्ड, इंजन, हीटिंग कॉइल्स और जिपर्स का। लेकिन बाद में ये कवर करने लगे अदर इन्वेंशन सच एज कोई अगर अपनी एल्गो कोडिंग एल्गोरिथम बनाता है तो उसको भी पेटेंट करते हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको भी, तो ये चीज़ें भी आने लगी। ये क्या गारंटी देता है इन्वेंशन जो कर रहा है उसको, नॉट अ नेचुरल ऑब्जेक्ट इन जनरल ए पेटेंट कैन बी ग्रांटेड। ये ग्रांट करता है ये एक इन्वेंशन को कभी अगर वो नेचुरल नहीं है, नॉट अ नेचुरल ऑब्जेक्ट और प्रोसेस, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है और प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल न्यू है और यूजफुल है लोगों के लिए, तो वो अपनी चीज़ों जो भी उसने इन्वेंट किया है उसको पेटेंट करा सकता है। तो ये हमने पढ़ा कि अब है कि वो पेटेंट करा लेता है तो उसका पर्पज़ क्या है पेटेंट करा। वंस ग्रांटेड ए पेटेंट गिव द इन्वेंटर्स द एक्सक्लूसिव राइट टू सेल देयर इन्वेंशन। तो उसको राइट मिल जाता है कि अब जो भी चीज़ उसने पेटेंट कराई है अपने इन्वेंशन को, कि वो 20 ईयर्स के लिए उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, बेच सकता है। और कुछ इन्वेंटर्स जिन्होंने इन्वेंट किया है वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी किसी अदर कंपनी को दे सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करे और सेल करे, अपनी सेल दी इन्वेंशन इन एक्सचेंज फॉर अ फीस। एक फ़ी लेके कि वो किसी कंपनी को दे सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि आप इसको मैन्युफैक्चर कीजिए और इसको सेल कीजिए मार्केट में। तो ये हमारा आता है पेटेंट लॉ के अंदर। कोई इन्वेंशन किया, कोई एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन की है जो नेचुरल नहीं है और मतलब प्रॉपरली लोगों के लिए यूजफुल है, तो ऐसी चीज़ों को हम पेटेंट करा सकते हैं। और कोई इसको यूज कर रहा है तो उसको हम बेच सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पेटेंट लॉ के अंतर्गत। थैंक यू।